नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग भारत के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के अधिकार का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से कौन सर्वोपरि है और किसके पास ज़्यादा पावर संविधान के द्वारा प्राप्त है और उस पावर का उपयोग कैसे करते हैं और जिन्हें कम प्राप्त है उसका कारण क्या है। इस पे चर्चा करेंगे। विधिक आज़ादी आप लोगों के लिए इस तरह के क्लासेज हमेशा लेती आ रही है और आगे भी आपके सहयोग में विधिक आज़ादी इस तरह से कार्य करती रहेगी। हम लोग चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं आपके विचार के अनुसार यहाँ प्रेसिडेंट की बात की जा रही है। यहाँ पे श्री द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान में भारत के प्रेसिडेंट हैं और प्राइम मिनिस्टर जिसे आप लोग प्रधानमंत्री के नाम से जानते हैं मोदी जी, जिसे कहते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो तीसरा कार्यकाल अपना आगे बढ़ा रहे हैं, उन पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इनका कंपैरिजन की बात आती है। क्या इन लोगों में समानता है, क्या असमानता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। आप देखेंगे राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट वर्सेज प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर, ज़्यादा शक्तिशाली कौन, मोर पावरफुल कौन है। भारत का व्यवस्था क्या कहता है, भारत का व्यवस्था का मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारत का संविधान यहाँ पे क्या कहता है, किस तरह की बातें वो रखता है और उन बातों का क्या प्रभाव इनके पद पे पड़ता है और किस तरह से ये पदों का संचालन करते हैं, यह भी चर्चा का विषय है और करना भी है, जा लाजमी है। आगे देखते हैं। भारत एक संसदीय लोकतंत्र है, मतलब भारत में संसद ही सब कुछ करती है, चाहे किसी नियम का कानून का बनाना या कहें उसका पालन करवाना, संसद ही कार्य करती है। मतलब संसद में से ही आपके विधायिका और कार्यपालिका दोनों का निर्माण होता है, इसलिए यह संसदीय लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, इसका मतलब राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख, मतलब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। यहाँ पे जो रियल पावरफुल व्यक्ति होता है वो पीएम होता है इंडिया में, ये ध्यान रखेंगे। अगर आप अमेरिका में देखेंगे तो पीएम पावरफुल व्यक्ति नहीं होता है, वहाँ पे प्रेसिडेंट पावरफुल व्यक्ति के रूप में निकल के आता है। अगर आप आसान भाषा में अपने दिनचर्या वाले भाषा में समझने का प्रयास करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। राष्ट्रपति पद और प्रतिष्ठा, राष्ट्रपति का जो पद है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो पोस्ट है, वह पद और प्रतिष्ठा है, वहाँ पे सब कुछ उसे प्राप्त होता है केवल पद मिल जाने के बाद। उसके पहले उसे बहुत संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन आप प्रधानमंत्री देखेंगे, शक्ति और संचालन, शक्ति के साथ शक्ति का संचालन भी मिलता है। इन्हें शक्ति तो मिलती है लेकिन उसके संचालन करने का अधिकार इनके अधीनस्थ अधिकारियों या कहें मंत्री मंडल के सहयोग से ही करना है, बिना मंत्रिमंडल या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग के बिना नहीं कर सकते, जो कि आर्टिकल 53 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। यह ध्यान देंगे, अगर वहां जाएंगे 53 में तो समझ में आ जाएगा। यानी देश की फाइलें भले राष्ट्रपति के नाम पर चले, मतलब कोई भी कानून, कोई भी आर्डर राष्ट्रपति के नाम से भले ही होते हैं, लेकिन उसके पीछे जिनका चेहरा छिपा होता है वह पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, जो भी व्यक्ति उस पद पे बैठा रहता है। लेकिन निर्णय प्रधानमंत्री की सलाह से होते हैं। क्यों? क्योंकि मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद का हेड प्रधानमंत्री होता है, वह जो अपने मंत्रिमंडल के निर्णय को स्वीकार करके इन्हें सूचना देता है, मतलब प्रेसिडेंट महोदय को या महोदया को, तो वह उसी कार्य को करने के लिए बाध्य होते हैं या होती हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास पावर क्या है, अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। अब जरा समझते हैं कि राष्ट्रपति क्या क्या कर सकते हैं, माने इनके पास कौन कौन से अधिकार हैं करने का। इस पे अगर आप ध्यान देंगे तो समझ में आएगा कि क्या क्या कर सकते हैं। कार्यकारी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव का मतलब आप जानते हैं ये एग्जीक्यूटिव के हेड भी होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पीएम और मंत्रियों की नियुक्ति होती है। यहाँ पे
प्राइम मिनिस्टर और मंत्रियों की नियुक्ति प्रेसिडेंट महोदय करते हैं। इसके साथ साथ और विभागों के हेड की भी नियुक्ति करते हैं। यह भी आप देखेंगे इनकी कार्यकारी शक्तियां हैं, एग्जीक्यूटिव पावर हैं। राज्यपालों की नियुक्ति, गवर्नर ऑफ स्टेट्स की नियुक्ति भी करते हैं, उन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां देते हैं। उच्च पदों पर नियुक्ति जैसे CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, EC मतलब इलेक्शन कमीशन जैसी संस्थाओं में PM प्लस कैबिनेट की सलाह पे काम करते हैं। PM और कैबिनेट मतलब कैबिनेट का हेड PM होते हैं। ये कैबिनेट अपनी बात रखता है, PM के माध्यम से प्रेसिडेंट तक जाती है, ये ध्यान देंगे। आप देखेंगे भारत के महान्यायवादी, अन्य पद भी ऐसे हैं कि उनकी नियुक्ति इन्हीं को करनी होती है। बी पार्ट में देखेंगे विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर, क्या है इनके पास लेजिस्लेटिव पावर? संसद का सत्र बुलाना, स्थगन करना मतलब सत्रावसान करना और सत्रावधान करना। यहाँ पे ये सत्र को बुलाना और स्थगन करना इनका काम है। जब इन्हें लगता है कम से कम 6 महीने के अंदर इन्हें एक सत्र बुलाना होता है, साल में कम से कम 2 सत्र अनिवार्य होता है। आप सभी जानते हैं भारत में सामान्यतः 3 सत्र की परंपरा चली आ रही है, लेकिन संवैधानिक में 6 महीने से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। बिलों पर हस्ताक्षर या पुनर्विचार भेजना, जो भी बिल आते हैं, जो भी संशोधन की बातें आती हैं, उसमें इनको विचार करना होता है। अगर विचार नहीं करना है तो पुनः विचार के लिए यह जहाँ से आया है वहाँ भेजते हैं। यह इन्हें शक्तियाँ प्राप्त है। अध्यादेश जारी करना, 1 2 3 आर्टिकल 1 2 3 में ये अध्यादेश जारी करते हैं, इन्हें यह शक्तियाँ प्राप्त हैं। अगर आप देखेंगे यही गवर्नर के केस में 213 हो जाता है, इसी का अंक को आगे पीछे करेंगे तो आपको उनकी भी शक्तियाँ आपको मिल जाएंगी। न्यायिक शक्तियाँ, जुडिशरी पावर, जो जुडिशियल पावर है, जो कहा जाए कि भारत में इन्हीं लोगों को मिला हुआ है, दया और याचिका स्वीकार या अस्वीकार करना। आर्टिकल 72 में इनके पास कोई भी ऐसा सजा जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है किसी भी व्यक्ति को किसी भी कारण से, उसको माफ़ करने का, उसे दयाचिका स्वीकार करने का अधिकार इन्हें है, उसे माफ़ कर सकते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है, क्योंकि बहुत जांच पड़ताल के बाद सुप्रीम कोर्ट किसी भी व्यक्ति को सजा सुनाती है, ये ध्यान रखेंगे। आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर इन्हीं के पास है। क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल 352, आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में आप देखेंगे 356 में और 360 में यहाँ पे राज्य आपात जिसे कहते हैं राष्ट्रपति शासन, यहाँ वित्तीय आपात इमरजेंसी मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी, यहाँ पे ये बातें तीनों आती हैं। ये तीनों आर्टिकल्स इसके सपोर्ट करते हैं। ये ध्यान रखेंगे तो समझ में आएगा कि यह तीनों आर्टिकल क्यों महत्वपूर्ण हैं। लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं करता, किसके मर्जी से करता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, मतलब जो मंत्रिपरिषद सलाह देता है उसी के अनुसार यह कार्य करता है, अपने मर्जी से यह नहीं करता है। क्यों नहीं करता है अभी आगे देखेंगे। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, पावर ऑफ प्रेसिडेंट के अलावा अगर देखेंगे PM का क्या पावर है। अभी तक हम लोग देखा कि प्रेसिडेंट, यहाँ पे प्रेसिडेंट के बाद हमारा प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी की बात आती है। अब बात करते हैं असली पावर सेंटर, मतलब कहाँ पे सेंटराइज पावर है प्रधानमंत्री के पास, वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ। इसीलिए राष्ट्रपति को काठ का उल्लू के रूप में भी कुछ लोगों के द्वारा संबोधन किया गया है, जबकि ऐसा नहीं है, ये मान के चले, वो केवल व्यवहारिकता है। पूरा प्रशासन PM की नीतियों पर चलता है। जितना भी काम होता है देश में PM के ही देखरेख में चलता है। सभी मंत्रालय PM को रिपोर्ट करते हैं। जो भी उनके अंग हैं, जो भी विभाग हैं, सभी इन्हीं को रिपोर्टिंग केंद्र मानते हैं, न्यूक्लियस मानते हैं, जहां पे ये इनका ऑफिस है। इसे कहते हैं PMO ऑफिस। ब्यूरोक्रेसी PMO के निर्देश पे काम कर, जो भी ब्यूरोक्रेसी है जैसे CBI, IB, जो भी संस्थाएं हैं, ED, यह इन्हीं के निर्देश पे कार्य करती हैं। इसीलिए जब कहीं कोई बात होती है इनका ऑफिस एक्टिव हो जाता है और उन आर्गन्स को एक्टिव करके काम करवाते हैं। इसीलिए बाकी लोग थोड़ी सी यहाँ पे भय के रूप में दिखाई पड़ता है। कैबिनेट नियंत्रण, कैबिनेट कंट्रोल कैसे करते हैं? संसद में बहुमत प्लस कैबिनेट का नेतृत्व, देश का असली दिशा यहीं से तय होता है कि क्या करना है,
किस तरह से कैबिनेट के माध्यम से संसद में बहुमत और कैबिनेट का नेतृत्व करते हैं, यह भी चीज़ें आपको यहाँ दिखाई पड़ती हैं। नीति निर्माण, पॉलिसी मेकिंग, कैसे बनाते हैं पॉलिसी? पॉलिसी बनाता कौन है? प्रेसिडेंट ही बनाते हैं देश की पॉलिसी, उनकी कैबिनेट मिलकर के बनाती है। क्यों बनाती है? कि सबसे ज़्यादा पावर इन्हीं के पास है। जिसके पास पावर होगा, जंगल में शेर शिकार करता है, आपने देखा होगा, बाकी लोगों का शिकार बहुत कम होता है। आर्थिक नीतियों पे यह पॉलिसी बनाएंगे, विदेश नीति पे बनाएंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा पे बनाएंगे, योजनाएं, कानून, बजट सब पीएम की रणनीति पर आधारित होता है। यहाँ पे प्रधानमंत्री के रणनीति जो होती है, इनके जो सलाहकार होते हैं, जो कैबिनेट होती है, उसके माध्यम से ये उस चीज़ को बनाने का कार्य करते हैं। ये चीज़ें आप अगर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे बनाते हैं। संसद नियंत्रण, यहाँ पे पार्लियामेंट कंट्रोल कैसे होती है? अगर पीएम के पास बहुमत है, बहुमत कैसे है? 1/2+1, तो संसद में कानून पास करना आसान हो जाता है, क्योंकि बिल 3 तरह के आते हैं, आप जानते हैं, सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। तो यहाँ पे इनके द्वारा इसीलिए बहुमत की, यानी व्यवहार में शक्ति प्रधानमंत्री के हाथों में केंद्रित है। यहाँ पे इनके हाथों में केंद्रित है। क्यों केंद्रित है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। सबसे बड़ा अंतर क्या है, किसमें अंतर है, क्यों ऐसा होता है? संविधान का आर्टिकल 74 स्पष्ट रूप से कहता है, साफ साफ कहता है, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह माननी ही पड़ेगी। क्योंकि जब जब राष्ट्रपति को कोई भी चीज़ें पीएम के द्वारा, मतलब कैबिनेट के द्वारा या संसद के द्वारा जाता है, तो बहुत कर सकते हैं, सलाह के रूप में एक बार वापस कर देंगे, दोबारा उसे वापस भी नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है इन्हें मानना ही पड़ेगा। इसलिए असली शक्ति प्रधानमंत्री के पास है। मतलब मैं आपसे कहूं कि कल क्लासेज नहीं चलेंगे, तो इसका मतलब सर्वोपरि पावर किसके पास है? विधिक आज़ादी के पास। अगर मैं कहूं कल क्लास चलेगा, तब भी सभी पावर किसके पास है? विधिक आज़ादी के पास। विधिक आज़ादी जो बातें कह रही है, उसी का पालन आप और हम दोनों करते हैं। क्यों? क्योंकि वो संस्था है, संस्था का हेड जो कहता है उसकी नीतियां हम सभी को माननी होती हैं। मतलब इसीलिए जो पीएम होते हैं वह कहीं न कहीं प्रेसिडेंट महोदय से कार्य के मामले में पावरफुल होते हैं, इसलिए ये बातें निकल के आती हैं। लेकिन 2 स्थितियों में राष्ट्रपति का प्रभाव बढ़ जाता है, प्रेसिडेंट का पावर बढ़ जाता है। कहाँ बढ़ जाता है? हंग पार्लियामेंट, जब किसी को बहुमत नहीं मिलता, मान लीजिए चुनाव हुआ, किसी पार्टी को 1/2+1 नहीं मिला, यहाँ पे प्रेसिडेंट महोदय किसको किसको बुलाएंगे, किसके क्या सामंजस्य बैठाएंगे? हो सके 2 छोटी छोटी पार्टियों को मिला करके एक बड़ी पार्टी के रूप में 1/2+ हो जाए तो उसे बुला सकते हैं, या जो उसके नज़दीक है और कोई छोटी पार्टी है उसके साथ जोड़ करके भी बना सकते हैं। आप देखते हैं अक्सर लोगों का सहयोग मिल जाता है, कभी कभी देखे होंगे निर्दलों का भी सहयोग मिल जाता है, बाहर से सहयोग करते हैं, 6 महीने बाद पार्टी में आ जाते हैं। इमरजेंसी आपने देखा, अभी मैंने बताया आपको 352, 356, 360, ये इमरजेंसी के मुख्य आर्टिकल्स हैं। यहाँ इमरजेंसी की बात की जाती है। इनके पास पावर हैं, कुछ पावर और भी हैं, लेकिन उस पावरों से कोई परीक्षा में, किसी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है, इसलिए वहाँ जाना नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में प्रधानमंत्री जी कौन से ऐसे कानून बनाने वाले हैं जो अपने पावर का परिचय देंगे, और इसके पहले कौन सा ऐसा कानून जस्ट बनाए हैं जिसमें उन्होंने अपने पावर का परिचय दिया है, और प्रेसिडेंट महोदया उस पर साइन करने के लिए कहीं न कहीं अपने को कंफर्ट पाया है। इस बात को कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम लोग को पता चल सके कि आप लोगों के द्वारा वीडियो पूरी तरह से देखा जा रहा है और उसका लाभ उठाया जा रहा है। हम लोग आज प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के तुलनात्मक कंपैरेटिव स्टडी करके आपको बताने का कार्य किए कि कैसे ये लोग एक दूसरे से समान रहते हुए भी कहीं न कहीं भिन्न दिखते हैं। आप जानते हैं कि जो हमारा कैबिनेट होता है, जो मंत्री होता है, वो प्रेसिडेंट के रूप के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है, लेकिन लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। मतलब लोकसभा का जो नेता होता है वह पीएम ही होते हैं, इसलिए ये बातें ध्यान रखेंगे।
चलिए हम लोग विधिक आज़ादी के आज के क्लास को यहीं रोकते हैं, फिर कल मिलेंगे नए क्लास के रूप में। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।